नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हर उन कैंडिडेट के बारे में जिनके ऊपर किसी न किसी मामले को लेकर एफआईआर था या मुकदमा चल रहा था या फिर एनसीआर था या फिर कोर्ट के माध्यम से कोई मुकदमा चल रहा था या फिर उनका मामला ख़त्म हो गया या फिर सिद्ध दोष हो गए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपका मेडिकल हो गया, अभी आपको डर लग रहा होगा कि पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं पहले बताया भी हूँ कि नहीं, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का लेट होता है, तो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया ऐसा किसी कैंडिडेट का नंबर हो तो मुझसे बात करवा दो। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में, मतलब प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, सत्यापन के प्रपत्र से कंफर्म हो गया कि जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है उनका क्या होगा। ये जो प्रपत्र आपके सामने दिख रहा है, ये वही वाला प्रपत्र है जिनका मेडिकल हो गया था, उसके बाद इसको भरा गया था। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र इत्यादि के सत्यापन का प्रपत्र। दूसरा, थाने से आचरण सही लिखा गया तो इसकी कॉपी सीधे जाएगी भर्ती बोर्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि अगर नहीं सही लिखा गया है तो डीएम के पास जाएगी। तो एफआईआर और शपथ पत्र में, मतलब एफआईआर था, शपथ पत्र में दिखाए हो तो ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं। तो देखो, उस बालक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये फ़ोटो खींच के मुझे भेजा है। आप लोग थोड़ी भेजोगे। तो ध्यान से देखो, अगर आपका चरित्र सत्यापन कराया गया होगा तो आप भी यही वाला फॉर्म भरे होगे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है पुलिस प्रपत्र संख्या 92, ये सबको भरना पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ गोपनीय लिखा हुआ है जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र इत्यादि के सत्यापन का प्रपत्र। तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन आपके ज़रूरत वाली चीज़ें इसमें पूरी दी हुई है। प्रिय महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिस उम्मीदवार का विवरण नीचे दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के इतने विभाग में पद पर नियुक्त होने के लिए एक उम्मीदवार है। देखो, ये भर के भेजा जाएगा आपके थाने से। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका जो मेन ज़रूरी वाला चीज़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो। और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा वो चीज़, नहीं चलो सब चीज़ आपको बता देता हूँ। उपयुक्त पद पर वास्तव में नियुक्त किए जाने के पहले उसके आचरण एवं प्रागवृत्ति को सत्यापित करना आवश्यक है। आपसे निवेदन यह है कि इस उम्मीदवार के आचरण एवं प्रागवृत्ति को दृष्टि में रखकर उपयुक्त पद के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में निम्नांकित को अपनी सम्मति देने की कृपा करें। मतलब इसको भर के थानेदार साहब भेजेंगे, या तो भर्ती बोर्ड, या तो अगर सही आचरण नहीं दिखाया गया तो आपके ज़िले के डीएम साहब को। तीसरे में आपकी सम्मति के अनुसार उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इतने के रूप में कार्य करने के योग्य है, तो आप अपना प्रतिवेदन सीधे हमारे पास भेज दें। यदि आपके विचार से उम्मीदवार अयोग्य है तो आप अपना प्रतिवेदन जिलाधीश के द्वारा भेजने की कृपा करें। मतलब जो डीएम साहब हैं उनके द्वारा जिलाधीश उम्मीदवार को बुलाकर उसका बयान लेंगे और तब अपना विचार उम्मीदवार के बारे में जैसे धारण करेंगे, लिखेंगे और उम्मीदवार के बयान को भी भेजने का कष्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर थाने ने सही रिपोर्ट लगा दी तब तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है सीधे चला जाएगा। अगर नहीं लगता है तो डीएम साहब को भेजा जाएगा। डीएम साहब आपको बुला के पूछेंगे उन सारे मैटर के बारे में जिस मामले में आपका एफआईआर हुआ है या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चौथे में दिया हुआ है आगे, यह भी निवेदन है कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में निम्नांकित सामान्य नियम पर भी ध्यान दिया जाए। सीधी नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का आचरण ऐसा होना चाहिए कि वह उस नौकरी या पद के लिए जिस पर उसे नियुक्त करना है सर्वदा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपने आप को संतुष्ट करे। मतलब नौकरी करने योग्य हो, तभी नहीं कि मामला आपका इतना हो कि रौला काटते हो हमेशा। अब देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो भी मामला हो, ख़त्म हुआ हो या अभी एक्टिव मोड में हो, सबको दर्शा देना। अब देखो, अगर चल रहा है आपके ऊपर कोई एफआईआर तो आपको नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसी क और ख वाले पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो चलो क देखते हैं। केवल सिद्ध दोष ठहराया जाने के कारण ही अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। मतलब मान लो आपके ऊपर मारपीट का मामला था, उसमें पता है आपको कोई सज़ा विशेष होती नहीं है, लेकिन हाँ सज़ा तो सज़ा होती है। मान लो आप एक्सेप्ट कर लिए तो एक दिन की सज़ा हो जाती है, मतलब सुबह कोर्ट खुलने से शाम तक, और 200-400-500 पेनाल्टी के तौर पे जमा करा लिया जाता है। तो ये भी सज़ा हुआ, लेकिन इसमें कहा गया कि अगर ऐसा कोई सिद्ध दोष हुआ है तो ये आधार नहीं है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब तो आधार क्या है, दोष सिद्ध परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब किस मैटर में दोष सिद्ध हुआ है, और यदि उम्मीदवार नैतिक दुराचार या हिंसात्मक अपराध या ऐसे आंदोलन में भाग लेने का दोषी न ठहराया गया हो जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत में अब कानून द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक, इसके आगे पता नहीं क्या लिखा है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, द्वारा उलटना हो, तो केवल
दोष सिद्ध को अयोग्यता समझना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यही है कि बहुत बड़ा मामला हो, जैसे ऐसा कुछ हो कि उसे लग रहा होगा कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा हो, जैसे तगड़ा वाला हत्या, या फिर आप उस मामले में हमेशा संलिप्त रहें, हमेशा जेल जाते रहें, तो ही आपके जो चरित्र का डिटेल भरा जाएगा, उसमें निगेटिव ही भर के भेजा जाएगा। फिर भी जिलाधिकारी महोदय के हाथ में रहेगा, वो चाहेंगे तो चीज़ें आपसे बयान लेके आपको मौका देंगे। तो इससे ये मुझे लूप होल मिला है कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं थाने पे, थानेदार साहब से, तो बात बन सकती है। तो हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेना। रिक्वेस्ट कैसे करना, ये इससे ज़्यादा मैं नहीं आपको बता सकता। समझिए इसका मतलब क्या है। तो जो छोटे मोटे मारपीट वाले, उन लोगों का तो जाना ही जाना है पॉजिटिव, क्योंकि सबको पता है कि ये गांव वाले रिश्तेदार पटीदार फंसा देते हैं, तो इसमें तो पॉजिटिव चला जाएगा। रही बात छेड़खानी, बलात्कार, अपहरण, मर्डर या हत्या करने का प्रयास, इन सब मामलों में थोड़ा सा चीज़ें इसका मतलब आप समझ गए। और दूसरे में केवल राजनीतिक विचारों के ही कारण कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिए, किंतु ऐसे व्यक्ति के जिनके बारे में यह संभावना हो कि वे राजद्रोही हो सकते हैं अथवा अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, नियुक्ति नहीं करना चाहिए। साधारणतया वे व्यक्ति जो विध्वंसकारी कार्यों में सक्रिय भाग ले रहे हों, या ऐसी किसी संस्था के सदस्य हों जिसके उद्देश्य हिंसात्मक उपायों से समाज की वर्तमान व्यवस्था को बदलना हो, सरकार के अधीन किसी भी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझे जाएं। 21 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी समय अथवा जांच प्रारंभ होने के 3 वर्ष के भीतर उक्त कार्य में भाग लेना बात का प्रमाण होगा कि वह व्यक्ति उक्त कार्यों में अभी सक्रिय भाग ले रहा है, सिवाय उस दशा में जबकि इस बीच उसकी नियुक्ति को परिवर्तन होने के स्पष्ट प्रमाण न हो। इसका मतलब समझ गए कि राजनीति में अगर आप चल भी रहे हो तो उसी से अनुपयुक्त नहीं समझा जाएगा। अगर आप इस टाइप का कोई भी मैटर कर रहे हो जिसमें राजद्रोह, देशद्रोह, फलाना द्रोह, ढिमाका द्रोह, मतलब जिससे प्रभावित समाज होता है, अगर इन सारे चीज़ों में दोषी पाओ जाओगे तो दिक्कत होगी। अब इसमें उत्तरदायी अधिकारी को चाहिए कि वह यह जानने के लिए संलग्न सहपत्र 1 के सभी रिक्त स्थानों को ठीक ठाक भरा गया हो, तथा जांच करने वाले अधिकारी को अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि उम्मीदवार की पत्रावली हो गई, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो इससे ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेन मामला है, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें हैं, मतलब बहुत लग रहा है कि आप बार बार जेल गए हो आए हो, जेल गए हो आए हो, और अगर गलती से आपको फंसाया गया, तब तो समझ लो नौकरी आपकी फिक्स है। अगर वैसी होगी तो डीएम साहब बुलाएंगे, उनके सामने बयान होगा, तो सारी चीज़ें वहाँ से आप चाहो तो पास हो सकते हो, अगर चाहोगे तो नहीं पास होगे। तो इससे ये समझ गए होगे ना कि अगर कोई मामला चल रहा है और वाकई में आप गलती नहीं किए हो, तो आप क्लियर क्वालिफाई हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उन लोगों की ज्वाइनिंग में जिन लोगों को डीएम साहब के पास भेजा जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा कि मैं जो कहता था उसमें कितना परसेंट सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है। अगर थाने से रिपोर्ट पॉजिटिव लगती है तो समझो कि सब कुछ एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, आपकी ज्वाइनिंग एकदम टाइम से होगी। अगर थाने से रिपोर्ट लगती है लेकिन नेगेटिव लगती है तो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के पास, वहाँ से आपको बुलाया जाएगा, बयान होगा, उस मामले में जो भी मैटर हुआ है सारी चीज़ों को पूछा जाएगा। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आगे पॉजिटिव लगाएंगे, नहीं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रुक सकती है। ठीक है, इस फॉर्म को देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होगे। तो आप लोगों ने अगर अपना जो भी मामला था उसको एफिडेविट के माध्यम से दिखाया होगा तब तो बहुत बेस्ट है, और नहीं दिखाया है तो वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी। बाकी मैंने बताया इसमें लूप होल दिया हुआ है कि आप अगर थाने पे रिक्वेस्ट करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में चली जा सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दो, और मुझे लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कल से फिर से यूपी पुलिस का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ जगहों पे लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हाथ पांव जोड़ के किसी भी तरीके से अपना मेडिकल करवा लीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो मेडिकल पास हो जाओगे। तो चलो फिर अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।